नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एनसीईआरटी सीरीज की एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी राजनीतिक सिद्धांतों की एनसीईआरटी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की पुस्तक है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। दोस्तों, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है पोल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, इसी बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों इसके 6 चैप्टर अच्छे से डिस्कस करके चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जो अभी अभी वीडियो देख रहे हैं वे चैनल पर विजिट करें, एनसीईआरटी की वीडियोस देखें। और दोस्तों, साथ ही हम पीटी 365 को लेकर के एक लक्ष्य सीरीज चला रहे हैं जो कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज है, उसको भी आप लोग फॉलो करें। और भी चैनल पर बहुत सारे करंट अफेयर्स के जो वीडियोस हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। और दोस्तों, राष्ट्रवाद की इस चैप्टर में हम आज एक ब्रॉड वे में समझने की कोशिश करेंगे राष्ट्रवाद को इंग्लिश में नेशनलिज्म बोलते हैं। तो नेशनलिज्म को आज बहुत अच्छे से एक गहरी समझ पैदा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों आइए सभी मिल करके राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और राष्ट्रवाद को समझने के क्रम में दोस्तों जो ये अध्याय है राष्ट्रवाद वाला, उस अध्याय में हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद से संबंधित विचारों की जानकारी हासिल करेंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। हमारे लिए यहाँ समझने का जो अधिक महत्व नहीं है कि राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ। राष्ट्रवाद का उदय समझना जरूरी नहीं हमारे लिए यहाँ पर, अर्थात लेकिन इससे जुड़े हुए कार्य क्या हैं, बल्कि हमारे लिए राष्ट्रवाद के बारे में सावधानी पूर्वक सोचना और इसके साथ इसमें निहित अधिकारों और आकांक्षाओं की परख करना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो राष्ट्रवाद को समझने के क्रम में हम बहुत अच्छे से राष्ट्रवाद के बारे में सोचेंगे, समझेंगे और एक अपनी अच्छी समझ बनाएंगे राष्ट्रवाद के विषय पे। दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे या इस जो सेशन को अटेंड करने के बाद आप 3 चीजें मुख्य रूप से समझने की जो है सक्षम हो जाएंगे। पहली चीज होगी राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा आप अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा, राष्ट्रवाद की शक्ति और सीमाओं को स्वीकार करने और लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद के बीच जो संबंध है उसको सुनिश्चित करने की जरूरत को स्वीकार करने में आप समर्थ हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रवाद से जुड़ी एक बेहतर समझ आपकी इस सेशन के बाद डेवलप हो जाएगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं राष्ट्रवाद को। दोस्तों, राष्ट्रवाद का अगर परिचय आपसे पूछा जाए तो आप लोग लगभग ना सभी लोग राष्ट्रवाद को जानते होंगे, लेकिन आप शब्दों के मोतियों में की माला के रूप में अपने शब्द पिरो करके बना नहीं पा रहे होंगे राष्ट्रवाद को। तो राष्ट्रवाद को हम पिरोने की कोशिश करते हैं और राष्ट्रवाद को ना फील करने की चीज है। तो राष्ट्रवाद देखिए फील करने की, देखने की चीज, या कैसे हम राष्ट्रवाद को एक बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, एक नियम होता है, किसका नियम? जी हाँ, KISS। KISS का मतलब होता है कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो जो ये लेक्चर है वह लेक्चर किसके नियम पर आधारित है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हम इस लेक्चर सीरीज को, राष्ट्रवाद को जब हम समझेंगे तो इसको बहुत ही शॉर्ट में और सिंपल तरीके से समझेंगे। दोस्तों, राष्ट्रवाद को एक आम समझ क्या होती है राष्ट्रवाद के बारे में? अगर आप जनता से पूछेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है तो उन्हें देशभक्ति, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग। अब आप सिर्फ भारत के कंटेक्स्ट में इसको नहीं समझना, आप इसको पूरी दुनिया के लिहाज से समझना कि किसी भी देश के प्रति देशभक्ति, राष्ट्रीय ध्वज, देश के लिए बलिदान जैसी बातें जब आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है। दोस्तों, दिल्ली में, हमारे देश दिल्ली में जो हमारी राजधानी है, वहां पर गणतंत्र दिवस का परेड आपने 26 जनवरी को देखा ही होगा, जिसमें हमारे देश के जवान विभिन्न करतब दिखाते हुए मोटरसाइकिलों पर तरह तरह के स्टंट करते हुए आपको दिखते हैं। उसके बाद ब्लैक कमांडोज की एक टुकड़ी आती है जो फ्लाई पास्ट करती दिखती है और बहुत सारे एयरफोर्स के विमान लाल किले के ऊपर से उड़ते हुए नजर आते हैं। तो गणतंत्र दिवस का जो परेड है ना दोस्तों, वह भारतीय राष्ट्रवाद का एक बेजोड़ प्रतीक हो सकता है
एक बेजोड़ प्रतीक के रूप में आप नेशनल जो परेड है हमारा 26 जनवरी का, उसको आप समझ सकते हैं। दोस्तों यह प्रतीक सत्ता, शक्ति के साथ विविधता की जो भावना है उसको रिफ्लेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है। कई लोग इस विविधता को भारतीय राष्ट्र से जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाने की कोशिश करें तो पाएंगे कि राष्ट्रवाद की सुस्पष्ट सर्वमान्य परिभाषा करना आसान नहीं है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रवाद की एक जो परिभाषा है वो आसान नहीं है। उसको आप ना राष्ट्रवाद को स्पष्ट मतलब करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपना प्रयास छोड़ देना चाहिए, यानी कि राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि राष्ट्रवाद का अध्ययन करना इसलिए जरूरी है कि वैश्विक मामलों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, कम से कम आपको इतने डिस्कशन के बाद कम से कम आपके मन में राष्ट्रवाद के बारे में एक छवि जरूर डेवलप हुई होगी कि आखिर राष्ट्रवाद क्या हो सकता है। थोड़ा सा आप चर्चा को और आगे जब ले जाएंगे तो आपको राष्ट्रवाद और अच्छे तरीके से समझ आएगा। दोस्तों अगर राष्ट्रवाद की हम बात एक ब्रॉड वे में करें तो आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद कई चरणों से गुजर चुका है। अगर उदाहरण के रूप में लें तो 19वीं शताब्दी के यूरोप को देखेंगे तो यूरोप में आप पाएंगे कि कई छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण से बृहत्तर राष्ट्रों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतें मिलकर के एक राष्ट्र के रूप में डेवलप हुई। आज का जर्मनी, इटली का एक गठन, एकीकरण, सुदृढ़ीकरण की इसी प्रक्रिया के जरिए हुआ था। अब आप जानते हैं कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी पहले पूर्वी और पश्चिमी दो तरीके से विचारधारा के स्तर पर विभाजित था। पश्चिमी जर्मनी दोस्तों, पश्चिमी देश जो है यानी कि अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था और पूर्वी जर्मनी सोवियत विचारधारा का समर्थक था, जो एक वामपंथी विचारधारा है। ठीक है, सोवियत उससे समर्थित था। और जर्मनी के बीच में दोस्तों, जर्मनी के देश में ही विचारधाराओं की एक वॉल सी बना दी गई थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लातिनी अमेरिका में बड़ी संख्या में नए राज्य भी स्थापित किए गए थे। राज्य की सीमाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ स्थानीय निष्ठाएं, बोलियां भी उत्तरोत्तर राष्ट्रीय निष्ठाओं और सर्वमान्य जनभाषाओं के रूप में विकसित हुई। नए राष्ट्रों के लोगों ने एक नई राजनीतिक पहचान अर्जित की जो राष्ट्र राज्य की सदस्यता पर आधारित थी। पिछली शताब्दी में हमने अपने देश को सुदृढ़ीकरण की ऐसी ही प्रक्रिया से गुजरते देखा था, यानी कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा देश दोस्तों तकरीबन 556 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। तो नेशनलिज्म जो होता है, राष्ट्र, एक देश, भारत को एक देश के रूप में कंसीडर तो किया जाता था, लेकिन राजनीतिक रूप से भारत एक नहीं था। राजनीतिक रूप से भारत एक बार एक हुआ था मौर्य काल में, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की सीमा को अफगानिस्तान तक, ईरान तक टच करा दिया था और इधर बर्मा से आगे भी भारत की सीमाएं जाती थी। उसके बाद दोस्तों जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण करना एक देश बनाने के लिए जरूरी था। तब हमारे देश के जो लौह पुरुष कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके नेतृत्व में रियासतों का एकीकरण हुआ। विभिन्न रियासतों को एक देश के रूप में, भारत के रूप में ढलने के लिए, व्यवहार करने के लिए समझाया गया। कुछ को विलय पत्र पर साइन करवाया गया, कुछ ने मजबूरी में साइन किया, कुछ ने स्वेच्छा से साइन किया, कुछ देश की अवधारणा को समझ रहे थे, उनको सुरक्षा के लिए जरूरी था, लेकिन कुछ लोगों को बलपूर्वक भी रियासत छोड़ करके एक देश के रूप में देश का कंसेप्ट अपनाने के लिए राजी करना पड़ा। जैसे कि हैदराबाद रियासत जो थी वह आसानी से कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो हैदराबाद को एक मिलिट्री ऑपरेशन करके भारत देश में एकीकरण करने पर मजबूर किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप राष्ट्रवाद का निर्माण समझ रहे होंगे। ठीक है, आइए और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। दोस्तों अगर बात आज के कंटेक्स्ट में करें 2023 में, तो आप पाएंगे कि पूरी दुनिया ना भूमंडलीकरण के दौर से गुजर रही है। तो एक इनका आप बयान सुनेंगे, दूसरा इनका। तो पहले इनके बयान पर गौर करते हैं। इनका बयान है कि भूमंडलीकरण के इस दौर में दुनिया सिकुड़ रही है, हम एक विश्वग्राम में रह रहे हैं, राष्ट्र अब अप्रासंगिक हो चले हैं।
इनका कहना है कि जो राष्ट्र है, नेशन है, अब वो अप्रासंगिक हो चुका है, क्योंकि दुनिया डिजिटली और फिजिकली हर तरह से जुड़ चुकी है। और इन महोदय का विचार है कि ये इनके विचार को काट रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, राष्ट्रवाद अब भी प्रासंगिक है। आप इसे तब देख सकते हैं जब भारतीय क्रिकेट टीम बाहर यानी कि विदेशों में खेलने जाती है, या तब जब हम बाहर बसे भारतीयों को बॉलीवुड की फिल्में देखते हुए पाते हैं। दोस्तों, इस कथन में कहीं न कहीं बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं जो राष्ट्रवाद को इंगित करती हैं। आप समझ रहे होंगे कि अमेरिका में बैठा हुआ एक व्यक्ति भारत के कश्मीर से प्यार करता है, शाहरुख खान से प्यार करता है, जो कि एक बॉलीवुड पर्सनालिटी हैं, तो उसका जो फीलिंग है, उसकी फीलिंग को आप राष्ट्रवाद कह सकते हैं कि वह एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है। दोस्तों, आई होप आप राष्ट्रवाद को अब बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि भूमंडलीकरण चाहे जितना आगे बढ़ जाए, लेकिन राष्ट्रवाद का कंसेप्ट जिंदा है, जिंदा ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद को थोड़ा सा विकास क्रम में देखेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारक हैं। कुछ कारकों पे हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो एक समाज को, एक समूह को राष्ट्र के रूप में निर्मित करते हैं। ठीक है, उन कारकों की आइए अच्छे से चर्चा करते हैं। दोस्तों, राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है, लेकिन यह मानव समाज में पाए जाने वाले अन्य समूहों अथवा समुदायों से अलग होता है। यह परिवार से भी अलग है। परिवार तो प्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित होता है, जिसका प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्यों के व्यक्तिगत और चरित्र के बारे में व्यक्तिगत जानकारी रखता है। यह जनजातीय, जातीय और अन्य सगोत्रीय समूहों से भी अलग है, यानी कि राष्ट्रवाद परिवार जैसी संस्था से अलग होता है। इन समूहों में विवाह, वंश परंपरा सदस्यों को आपस में जोड़ती है, जो परिवार या जनजातीय जैसे समूह होते हैं उनमें। इसीलिए यदि हम सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हो और जरूरत पड़ने पर हम उनको एक सूत्र में बांध देते हो, उसी को दोस्तों राष्ट्रवाद बोलते हैं। यानी कि हम किसी को जानते नहीं हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक सूत्र में अगर उनको पिरो दिया जाए तो उसको दोस्तों राष्ट्रवाद बोलते हैं। दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण ऐसे समूह द्वारा किया जाता है जो कुल, भाषा, धर्म, फिर जातीयता जैसी कुछ एक निश्चित पहचान का सहभागी होते हैं। यानी कि आमतौर पर हम ये समझते हैं कि राष्ट्रों का निर्माण कुल, भाषा, धर्म या जातीयता के आधार पर कुछ एक जो हमारी पहचान सिमिलर होती है, उसके आधार पर हम राष्ट्रवाद को डिफाइन करते हैं। लेकिन ऐसे निश्चित विशिष्ट गुण वास्तव में ही नहीं जो सभी राष्ट्रों में समान रूप से मौजूद हों। दोस्तों, इस तरह के जो गुण हैं सभी राष्ट्रों में मौजूद नहीं होते हैं। कई राष्ट्रों को अपनी कोई एक सामान्य भाषा नहीं है। जैसे कि आप कनाडा का उदाहरण लें तो पाएंगे कि कनाडा में अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषी लोग साथ रहते हैं। तो आप भाषा को तो मान नहीं सकते कि एक भाषा है तो ये राष्ट्र हो गया। लेकिन भारत में भी आप जब देखेंगे तो भाषाएं क्या हैं, अनेक हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। बहुत से राष्ट्रों में उनको जोड़ने वाला कोई सामान्य धर्म भी नहीं होता। अब नस्ल की बात करेंगे तो नस्ल या कुल जैसी अन्य विशेषताओं के लिए भी यही कहा जा सकता है कि एक देश के अंदर विभिन्न नस्लों के लोग भी रह सकते हैं। तब दोस्तों, क्या हम ये सोचें कि जो राष्ट्र का निर्माण करता है, राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के लिए सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है। यह कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समग्र समुदाय के लिए गढ़ते हैं जिसमें वे अपनी पहचान कायम रखते हैं। दोस्तों, अब आइए हम राष्ट्र के बारे में लोगों की कुछ मान्यताओं को पहचानें और समझने की कोशिश करें कि आखिर किन कारकों के आधार पर हम राष्ट्रवाद जैसा शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो आइए देखेंगे कि कुछ ऐसी पारंपरिक चीजों को लोग शेयर करते हैं जिससे उनको एक राष्ट्र के रूप में और राष्ट्रवाद उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत होती हैं, पैदा होती हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला कारक है वह है साझा विश्वास। राष्ट्र विश्वास के जरिए बनता है। राष्ट्र पहाड़, नदी, भवनों की तरह नहीं होते जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनका स्पर्श महसूस कर सकते हैं। वे ऐसी चीजें भी नहीं हैं जिनका लोगों के विश्वासों से स्वतंत्र
अस्तित्व हो। किसी समाज के लोगों को राष्ट्र की संज्ञा देना उनके शारीरिक विशेषताओं या आचरण पर टिप्पणी करना नहीं है। यह समूह के भविष्य के लिए सामूहिक पहचान और दृष्टि का प्रमाण है जो स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का आकांक्षी है। इस मायने में राष्ट्र की तुलना किसी टीम से की जा सकती है। जब हम टीम की बात करते हैं तो हमारा मतलब लोगों के ऐसे समूह से है जो एक साथ काम करते हैं, खेलते हों। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि वह एक साथ एकीकृत हों और एक साथ रहते हों। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि साझा विश्वास एक महत्वपूर्ण कारक है जो राष्ट्र का निर्माण करता है और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करता है। दोस्तों साझे विश्वास के बाद अब हम साझा इतिहास की बात करते हैं। एक ये भी महत्वपूर्ण कारक है राष्ट्रवाद के लिए। दोस्तों दूसरा, ये जो लोग अपने को एक राष्ट्र मानते हैं उनके भीतर अपने बारे में बहुधा स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना जुड़ी होती है। ठीक है, यानी राष्ट्र खुद को इस रूप में देखते हैं जैसे वे बीते अतीत के साथ साथ आगत भविष्य को समेटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक राष्ट्र के अंदर दोस्तों इतिहास जो है वो सिमिलर होता है। लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं क्योंकि ज्ञात होता है कि उनका इतिहास जो है वह एक ही है, साझा इतिहास है। ठीक है, वे देश की स्थायी पहचान का खाका प्रस्तुत करने के लिए साझी स्मृतियों, किंवदंतियों, ऐतिहासिक अभिलेखों की रचना के जरिए इतिहास बोध निर्मित करते हैं जो एक देश में रहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों भारत के राष्ट्रवादियों ने यह दावा करने के लिए कि एक सभ्यता के तौर पर भारत का लंबा और अटूट इतिहास रहा है और यह सभ्यता मूलक निरंतरता और एकता भारतीय राष्ट्र की बुनियाद है। देश की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत तथा अन्य उपलब्धियों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं भारतीय राष्ट्रवादी। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि हालांकि बाहरी रूप से लोगों में विविधता और अनगिनत विभिन्नताएं थी, लेकिन हर जगह एकात्मकता भी की वह जबरदस्त छाप थी जिसमें हमें युगों तक जोड़कर रखना और हमें जो भी राजनीतिक भविष्य या दुर्भाग्य झेलना पड़ा हो। ठीक है दोस्तों, तो ये एक साझा इतिहास भी होता है राष्ट्र का, राष्ट्रवादियों का जो देश के अंदर रहते हैं उनका एक साझा इतिहास भी होता है। अब आइए इतिहास के बाद कुछ और देखते हैं, और कौन सा कारक है जो राष्ट्रवाद के मूल्यों को से हमें जोड़ता है। दोस्तों ये जो बात है वह सबसे बड़ी बात है कि हम भूमि शेयर करते हैं, भू क्षेत्र है हमारा। बहुत सारे राष्ट्रों की पहचान एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। किसी खास भू क्षेत्र पर लंबे समय तक साथ साथ रहना, उससे जुड़ी साझे अतीत की यादें लोगों को एक सामूहिक पहचान का बोध कराती हैं। दोस्तों जो भू क्षेत्र होता है जिस पर लोग एक साथ साथ रहते हैं, आप बहुत अगर छोटे से उदाहरण के रूप में देखें तो अगर आप किसी एक गांव से हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, तो पीलीभीत जिले के लोग अगर एक गांव के हैं, मान लीजिए पीलीभीत में ए नाम का कोई जिला है, ए नाम का मतलब गांव है पीलीभीत जिले में, तो ए नाम के गांव के अंदर बहुत सारे लोग रहते होंगे। तो ये बहुत सारे लोग दोस्तों उनकी एक भावना जो है ए नाम के गांव से जुड़ी होती है। ये ऐसे ही बी नाम का एक राष्ट्र समझ लीजिए जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और जिनसे इन लोगों की जो भावनाएं हैं वो बी नाम से जुड़ी होती हैं। इसी को दोस्तों एक राष्ट्र के रूप में, और जो हमारी भावनाएं हैं, अगर बी एक राष्ट्र है तो हमारी भावनाएं हमें ऐसा टैग देती हैं कि हम क्या हैं, राष्ट्रवादी हैं। ठीक है, तो भू क्षेत्र के आधार पर इसको हम समझेंगे। दोस्तों जो लोग साथ साथ रहते हैं और उनसे अतीत की यादें भी जुड़ी होती हैं और उनके अंदर एक सामूहिक पहचान का बोध जो है होता है, उन्हें ये होने का जो उन्हें एक होने का एहसास भी देती हैं। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जो लोग स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं, एक गृहभूमि की बात करते हैं, ये लोग जिस भू क्षेत्र पर अपना अधिकार जताते हैं, जिस जगह रहते हैं उस पर अपना दावा पेश करते हैं और उसे बहुत महत्व देते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों एक भू क्षेत्र में साथ साथ रहना भी
ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है राष्ट्रवाद को फील कराने में, विकसित कराने में। दोस्तों अगला कारक है, चौथा कारक है हमारा साझा राजनीतिक आदर्श। दोस्तों हालांकि भूक्षेत्र और साझी ऐतिहासिक पहचान लोगों को एक होने का बोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में साझा नजरिया और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत की वह मूल बात है जो राष्ट्र को बाकी समूहों से अलग करती है। दोस्तों राष्ट्र के सदस्यों की इस बारे में एक साझा दृष्टि होती है कि वे किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं। अपने देश के बारे में उनके पास एक भविष्यवादी नजरिया होता है। बाकी बातों के अलावा वे लोग स्वतंत्र, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। असल में ये वे शर्तें हैं जिनके आधार पर वे साथ साथ रहना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में यह विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को बताते हैं। तो दोस्तों साझा राजनीतिक आदर्श भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है राष्ट्र को समझने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला कारक है साझी राजनीतिक पहचान। बहुत से लोगों का मानना है कि हम जैसा राज्य या समाज बनाना चाहते हैं उसके बारे में साझी राजनीतिक दृष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इसके स्थान पर वह एक समान भाषा, जातीय, वंश, परंपरा जैसी साझी सांस्कृतिक पहचान चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ही भाषा बोलना आपकी संवाद को काफी आसान बना देता है। समान धर्म होने पर बहुत सारे विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज साझे हो जाते हैं। एक जैसे त्योहार मनाना, एक जैसे मौके पर छुट्टी चाहना और एक जैसे प्रतीकों को धारण करना लोगों को करीब ला सकता है, लेकिन साथ ही यह उन मूल्यों के लिए खतरा भी उत्पन्न करता है जिन्हें हम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है दोस्तों राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। बाकी सामाजिक समूहों से अलग राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वे आत्मनिर्णय का अधिकार मांगते हैं। आत्मनिर्णय के लिए कि अपने दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि उसके पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। ठीक है, अक्सर ऐसी मांग उन लोगों की ओर से आती है जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर साथ रहते आए हों और जिनमें साझी पहचान का बोध होता है। कुछ मामलों में आत्मनिर्णय के लिए ऐसे दावे एक स्वतंत्र राज्य बनाने की उस इच्छा से भी जुड़े होते हैं। इन दावों का संबंध किसी समूह की संस्कृति की संरक्षा से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय भी बहुत हद तक एक बहुत बड़ा कारक है। दोस्तों अब हम इतना कुछ देखने के बाद कम से कम हमारे मन में एक कंसेप्ट तो डेवलप हो ही गया है कि आखिर राष्ट्र क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। दोस्तों अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और ब्रॉड वे में समझेंगे राष्ट्रवाद और बहुलवाद को। आखिर राष्ट्रवाद तो हमने समझ लिया, अब थोड़ा सा बहुलवाद की भी चर्चा करेंगे राष्ट्रवाद के साथ मिक्स करके। तो आइए समझते हैं राष्ट्रवाद और बहुलवाद को। दोस्तों एक संस्कृति, एक राज्य के विचार को त्यागते ही यह जरूरी हो जाता है कि ऐसे तरीके के बारे में सोचा जाए जिससे विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में फल फूल सके। इस लक्ष्य को पाने के लिए अनेक लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने और संरक्षित करने के उपायों को शुरू किया है। भारतीय संविधान में धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की संरक्षा के लिए विस्तृत प्रावधान किया गया है। विभिन्न देशों में समूहों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें शामिल है अल्पसंख्यक समूहों, उनके सदस्यों की भाषा, संस्कृति, धर्म के लिए संवैधानिक संरक्षा के अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रवाद और बहुलवाद में ये चीज आपको समझ आया होगा कि एक राष्ट्र के लोगों को सुरक्षा भी प्रदान की जाती है देश के संविधान द्वारा, देश के नियम कानून द्वारा। जैसे भारत के संविधान के अंतर्गत लोगों को, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अल्पसंख्यक समूहों और उनके सदस्यों की भाषा, संस्कृति, धर्म और उनसे संबंधित संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक नहीं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको स्थापित करने और उनको संरक्षित करने का भी अधिकार दिया जाता है।
दोस्तों लोगों को जो अधिकार उन्हें उनके भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए दिए जाते हैं, उन अधिकारों को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है कि ये अधिकार इन समूहों के सदस्यों के लिए कानून द्वारा समान व्यवहार एवं सुरक्षा के साथ ही समूह की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान करते हैं। इसके अलावा इन समूहों को राष्ट्रीय समुदाय के एक अंग के तौर पर भी मान्यता देना होता है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय पहचान को समावेशी रीति से परिभाषित करना होता है, जो राष्ट्र राज्य के तमाम सदस्यों की महत्ता और अद्वितीय योग्यता को मान्यता दे सके। दोस्तों हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि समूहों को मान्यता और संरक्षण प्रदान करने से उनकी आकांक्षाएं संतुष्ट होंगी, फिर भी हो सकता है कि कुछ समूह पृथक राज्य की मांग पर अडिग रहें, और यह विरोधाभासी भी प्रतीत हो सकता है कि जहां दुनिया में भूमंडलीकरण का दौर जारी है, वहीं राष्ट्रीय आकांक्षाएं अभी भी बहुत सारे समूह और समुदायों को उद्वेलित कर रही हैं। ऐसी मांगों से लोकतांत्रिक ढंग से निपटने के लिए जरूरी है कि संबंधित देश अत्यंत उदारता से और दक्षता का परिचय दे। दोस्तों अगर इस चीज को आप उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आजकल न्यूज में आपने देखा होगा, एक अमृतपाल नाम का लड़का है जो कि पंजाब में खालिस्तान के मूवमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों 1984 के समय जब इंदिरा गांधी सरकार में थी, तो एक व्यक्ति हुआ करता था भिंडरावाले। तो भिंडरावाले ने बहुत जो है खालिस्तान जो मूवमेंट है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था और उसको एक उग्र रूप दे दिया था भिंडरावाले ने। और जब सेना ने उसको घेरा तो वह जा करके जो सिखों की एक बहुत बड़ी मान्यता के लिए एक पहचान है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, वहां जाकर के वह छुप गया था। तो उसको निकालने के लिए, उसको वहां से बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। उस समय इस ऑपरेशन से सिखों की धार्मिक मान्यताओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत भिंडरावाले को जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उसमें से निकाला गया था बीएसएफ के द्वारा, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, वे आई थी और पंजाब के अंदर ये ऑपरेशन को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में अंजाम दिया गया। भिंडरावाले को बाकायदा उसको मारा गया। उसके बाद इस मूवमेंट को दबाया जा सका। उसी तरह का मूवमेंट एक बार फिर से अमृतपाल नाम का एक शख्स है पंजाब में, जो कि खालिस्तान, दोस्तों खालिस्तान बेसिकली क्या है? खालिस्तान जो है वो सिखों के लिए एक अलग देश की जो है मांग करता है। खालिस्तान एक आंदोलन चलाया जा रहा है। कुछ जो सिख एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो उग्रवादी हैं, जो उग्र विचारधारा के हैं, वे लोग एक देश के रूप में खालिस्तान की डिमांड करते हैं जहां पर सिर्फ सिख कम्युनिटी के लोग रहें। खालिस का मतलब होता है दोस्तों शुद्ध, ठीक है। तो ये हालांकि सिखों की कम्युनिटी से रिलेटेड है, लेकिन जब आप भारत जैसे देश में रहते हैं, आप पंजाब प्रांत के निवासी कहलाते हैं, तो आपको उसमें से भी एक जो धर्म के आधार पर देश बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं, जो भी देश धर्म के आधार पर बने आज बहुत ज्यादा विकसित नहीं है। आप पाकिस्तान को देख सकते हैं, इस्लामिक राष्ट्र है, ईरान इस्लामिक राष्ट्र है, सऊदी अरब इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन बहुत ज्यादा ये लोग डेवलप भी नहीं है, क्योंकि खुलापन जो होता है वो बहुत मायने रखता है, ओपननेस बहुत मायने रखती है आपके विकास के लिए। तो खालिस्तानी मूवमेंट से फिलहाल गवर्नमेंट अपने हिसाब से निपट रही है, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण देना जरूरी था कि एक राष्ट्र के अंदर होने के बावजूद भी लोगों की आकांक्षाएं एक अपने से कुछ धार्मिक पहचान के आधार पर एक अलग से राष्ट्र की डिमांड करने के लिए उद्वेलित हो उठती हैं। तो दोस्तों आई होप आपको बहुलवाद और राष्ट्रवाद समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो समूहों की पहचान को मान्यता देने के महत्व के प्रति काफी सचेत है। आज हम ऐसे बहुत से संघर्षों के साक्षी हैं जो समूह की पहचान की मान्यता के लिए चल रहे हैं। जैसे आपका खालिस्तान मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, और कुर्दिस्तान की भी डिमांड, आप इराक और सीरिया के रीजन में जाएंगे या टर्की के रीजन में जाएंगे तो कुर्दिश लोग एक नए राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जाएंगे तो पहले नॉर्थ ईस्ट वाले एक अलग देश की डिमांड, नागालैंड वाले एक अलग देश की डिमांड करते थे। तो क्या सभी को एक देश के रूप में कुछ जातीयता के आधार पर या धर्म के आधार पर बांध दिया जाना उचित है? दोस्तों राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग
जो चाहते हैं कि कुछ छोटी छोटी मान्यताओं के आधार पर उनको एक देश की पहचान दे दी जाए। दोस्तों इस बात की जरूरत है कि हम राष्ट्रीय पहचान के उनके दावों की सत्यता को स्वीकार करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु और एक जातीय स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति बरतें। ठीक है दोस्तों, किसी भी समाज या समुदाय के मांग को, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, चाहे धर्म के आधार पे, उसकी तो रिस्पेक्ट यहाँ करने की बात की जा रही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि राष्ट्रवाद के या कम्युनिटी के नाम पर आप कोई वायलेंस फैलाते हो, आप एक जातीय रूप से एकजुट होने के लिए जो है वायलेंस का सहारा लेते हो। तो इस तरह की बात जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका डिस्कशन। आपको डिस्कशन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और चैप्टर को मैंने अपने तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की, और सेशन आपने एंजॉय भी किया होगा। बिल्कुल बोरिंग नहीं लगना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जानकारियां जो आपके राष्ट्रवाद के बारे में एक थॉट्स डेवलप करती हैं वह दी गई हैं। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा, ये सेशन आपको कितना पसंद आया, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर किसी सुधार की जरूरत है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख देना। सुधार की जरूरत को हम स्वीकार करेंगे और सुधार के साथ आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों सुधार जो होता है उसका हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए, कभी भी इंसान को रिजिड नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज के सेशन में एनसीईआरटी के अब यहीं पर एंड करना चाहूंगा, लेकिन दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप चेक करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। दोस्तों टेलीग्राम का जो लिंक है वह इसी चैनल का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है, जहां पर डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर, PIB जो प्रेस एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो है भारत सरकार की, जहां पर सारी खबरें तुरंत अपलोड की जाती हैं, वहां से लेकर के न्यूज को थोड़ा सा प्रसंस्कृत करके अपने से जो आपको समझ में अच्छे से आए उसको हिंदी में बना करके डाला जाता है इस टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे। तो बहुत सारे लोग इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, आप भी जाइए, देर मत कीजिए, चैनल को ज्वाइन करिए और करंट अफेयर्स का लाभ उठाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज आज परीक्षाओं में बहुत ज्यादा है। 30% के आसपास, 30 to 40% के आसपास क्वेश्चन आजकल करंट अफेयर्स के किसी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसकी जो एक प्रवृत्ति है वो बढ़ चुकी है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।